पूरे 24 साल की हो गई थी। सुबह सुबह अंगड़ाई लेती हुई बहुत सारे ख्वाबों के साथ वो अपने कमरे से बाहर आती है और सीढ़ियों पर जैसे ही पहुंचती है, नीचे हो रही डिस्कशन उसके कदम रोक देती है। और कितने दिन शादी को टालते रहेंगे मम्मी जी, हमें बताइए। मैं भी कोई 35-36 साल की तो हूं नहीं। 26 साल में मेरी भी शादी हो गई थी। प्राची दीदी अब बच्ची नहीं रही। जल्द से जल्द उनके लिए रिश्ता देखना शुरू करेंगे, तब तो कोई अच्छा लड़का मिलेगा, क्योंकि एक बार उम्र निकल गई ना तो फिर दिक्कत होती है। अरे नहीं बहू, 24 की तो है प्राची अभी। सुन लीजिए दादी जी क्या कह रही मम्मी। सेठिया गई है क्या तू उषा? 24 सिर्फ नहीं होता। मैं तो पूरी तरह औरत भी नहीं बनी थी जब मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। तू भी इस घर में 19 की उम्र में आ गई थी। और कौन सा प्राची हमारे यहाँ बैठकर पत्थर तोड़ती है। पढ़ाई तो पूरी हो गई है, दिन भर घर पर इधर उधर टहलती रहती है। जितनी कम उम्र में अपने घर जाएगी उतनी जल्दी उस रंग में ढल पाएगी। एक बार पौधा अपनी जड़ पकड़ लेना तो उसे कहीं और लगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सीढ़ियों पर खड़ी प्राची सहम जाती है। कहाँ मैं अपने बर्थडे के बारे में सोच रही थी और कहाँ यहाँ मेरी शादी की बात हो रही है। शादी? ये लोग मुझसे बिना पूछे मेरी शादी के बारे में सोच कैसे सकते हैं? दिस इज नॉट राइट। प्राची का सारा मूड खराब हो जाता है। वो कपड़े बदलकर सीधा अपनी सहेलियों से मिलने के लिए चली जाती है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है प्राची, तुझे बिना पूछे ये डिसीजन उन्हें नहीं लेना चाहिए। पर अभी तक कुछ हुआ थोड़ी ना है। अभी तो तेरे लिए लड़के देखे जाएंगे, उनमें से तू जिससे पसंद करेगी उससे शादी होगी ना तेरी। अरे पर मैं चलेगी तो मम्मी का क्या होगा? तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तू अपने घर का बेटा है। तू बेटी है बहन, तुझे जानना ही था। तेरे भैया है, भाभी है, वो दोनों आराम से तेरी मम्मी का ख्याल रख लेंगे। वही तो बात है ना, ये सच्चाई मैं किसी को बता भी नहीं सकती। तो ये रह रहकर कहाँ खो जाती है। अगर तेरी शादी होने वाली है तो हमारे साथ ये एज बैचलर्स ये तेरा लास्ट बर्थडे है। जितना ज्यादा एंजॉय कर सकती है एंजॉय कर ले। प्राची की सहेलियां उसके लिए केक लेकर आती है, वो केक काटती है। सभी नाश्ते का मजा ले रहे होते हैं कि तभी प्राची के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। कहाँ निकली है बेटा, तू बता कर भी नहीं गई, मुझे फिक्र हो जाती है। आज तेरा जन्मदिन है, मैंने सोचा था मंदिर जाएंगे। मेरी शादी की बात सुन ली थी मैंने, तो मेरा मन जरा खराब हो गया था मम्मी। अब काहे का बर्थडे मनाना है? मुझे तो उस घर से निकालने पर तुल पड़े हो ना सब। अरे किसी ने बोल दिया और तेरी शादी हो गई, इतना भी आसान नहीं है। तभी पीछे से उषा की सास उसे आवाज लगाती है। अरे मरजानी कहाँ रह गई, दूध देगी कि नहीं? तेरी दादी आवाज लगा रही है बेटा, जरा उन्हें गर्म दूध देकर आती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। ऐसे छोटी मोटी बातों को दिल पर नहीं लगाते। मुझे देख, मैंने सबकी बातें दिल से लगाई होती तो क्या आज यहाँ तक गृहस्थी पहुंच पाती? एक से सुन दूसरे से निकाल दे, समझी? और जो कुछ पसंद हो खरीद लेना मेरी तरफ से। अपने बर्थडे को छोटे तौर पर सेलिब्रेट करने के बाद प्राची अपने घर लौटती है और देखती है कि उषा एक बाल्टी और कपड़ा लिए घर की खिड़कियां साफ कर रही है। अभी 2 दिन पहले तो सारी खिड़कियां दरवाजे साफ किए थे तुमने। ये रह रहकर झाड़ू पोछा क्यों करना शुरू कर देती हो मम्मी? 500 रुपया देकर किसी काम वाले को बुलाकर डस्टिंग करवा लो ना। वो तो हो ही सकता है बेटा, पर नौकरों के पीछे खुद नौकर बनना पड़ता है और वो लोग मन मुताबिक काम भी नहीं करते। उनके पीछे माथा खपाऊंगी ना, उतने में मैं खुद ही काम कर लूंगी। और वैसे भी बुढ़ापे में जितना शरीर चलता रहे उतना अच्छा है। एक बार शरीर को बैठने की आदत लग गई ना, फिर ये उठेगा नहीं। और फिर किसी के पीछे पाने के लिए भी मोहताज होना, ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहती मैं। प्राची घर के अंदर जाती है और अपनी दादी को आराम से चने चबाती हुए देखती है। जिस उम्र में लोगों के जबड़े में सिर्फ मसूड़े रह जाते, उस उम्र में आप चने खा लेती है। मानना पड़ेगा दादी। तो तेरा क्या जा रहा है? मेरे दांत लोहे के हैं, लोहे के, और कलेजा उससे भी मजबूत। पर ये मनोज ने ऐसी मूर्ति जैसी बहू लाकर दे दी, कोई काम ही नहीं होता इससे। और तू ये कहाँ घूमने गई थी? किसी लड़के का चक्कर है क्या? बचपन से मैं गर्ल्स फीमेल स्कूल में पढ़ी हूँ दादी। कॉलेज भी लड़कियों वाला था और ट्यूशन पापा ले जाते थे, पापा ही छोड़कर जाते थे। कहाँ से कोई चक्कर होगा? फिर ठीक है। मैंने अपने भाई से बात की है, उसके नजर में एक लड़का है। वो लोग इस बुधवार को तुझे देखने आ रहे हैं। प्राची कुछ नहीं कहती और सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी उसकी भाभी अपने कमरे से आवाज लगाती हुए कहती है, मम्मी कॉफी मांगी थी मैंने, कॉफी तो लाकर दे दो, मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ। मम्मी डस्टिंग कर रही है, मैं लेकर आती हूँ कॉफी भाभी।
प्राची फौरन किचन में जाती है और कॉफी तैयार कर लेती है। बहू बनकर मम्मी को बहुत कुछ सहना पड़ा, फिर वो सास बनी, तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा मुझे। ये कैसा ससुराल है, न पति साथ रहता है, न बेटे बहू को फर्क है, और ऐसे में मैं भी चलेगी तो मम्मी किसके सहारे रहेगी। अपनी भाभी के लिए कॉफी बनाकर प्राची उसके कमरे में बिना नॉक किए अंदर चली जाती है। अपनी ननद को सामने देखते ही निधि अपना लैपटॉप बंद कर देती है। ये क्या तरीका है प्राची? मैंने कहा था ना आप मेरे कमरे में नहीं आएंगी। मेरा मतलब है ऑफिस के आवर्स में कभी आप आती है, कभी मम्मी जी, ठीक नहीं लगता ना। मेरा वेबकैम ऑन रहता है। मम्मी बाहर डस्टिंग का काम कर रही है भाभी, ऐसे में वो आपके लिए कॉफी कैसे बनाती? अरे तो कौन सी बड़ी बात है, दीवार और खिड़कियां घर से निकलकर भाग थोड़ी ना रहते। कॉफी बना लेती, उसके बाद फिर डस्टिंग कर लेती। अच्छा छोड़ो, आप जरा घर पर रहा करो और चेहरे का ध्यान दो, लड़के वाले आ रहे हैं देखने। अब जल्दी से बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर देना, और हाँ, आइंदा बिना नॉक किए मेरे कमरे में मत आना दी। यही था प्राची का घर। डस्टिंग के बाद उषा सीधा किचन में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। अपनी सास को दवाइयां देती है, खाना देती है, अपनी बहू के कमरे में खाना लेकर जाती है। हाँ, सर्वर में एक वायरस आ गया था, 2 मिनट में वायरस चला जाएगा, वेट। दाल चावल और करेले की सब्जी बनाई है बहू, खा ले। आलू की भरती के साथ अचार और पापड़ भी लाकर दे दीजिए मम्मी जी, ऐसे ना बिना पापड़ अचार के खाना मुझसे खाया नहीं जाता। अब जल्दी जाइए ना, मेरी मीटिंग चल रही है। दोपहर में सभी को खाना देने के बाद काम वाली को बर्तन देकर उषा फाइनली अपने कमरे में जाती है। अरे प्राची क्या बात है, तुम मेरे कमरे में, सब ठीक तो है? मेरा रिश्ता होगा तब भी पापा नहीं आएंगे क्या मम्मी? पापा को फोन करके बात करो ना। ऐसा क्यों बोलती है बेटा, बिल्कुल आएंगे तेरे पापा, वो हमें छोड़कर थोड़ी ना चले गए। वो तो काम के चक्कर में बाहर रहते बेटा। रात को राज को आने दे, उसे कहूंगी वो अपने पापा से इस बारे में बात करेगा। वैसे तू सामने से रिश्ते की बात कर रही है, मतलब कि तू तैयार है। तुम्हारे जैसे ससुराल मिला तो? अरे सब अच्छा होगा बेटा। शाम के 6 बजे प्राची सभी के लिए चाय बनाती है। 6 बज गए मम्मी, अब तो भाभी की ऑफिस हो चुकी होगी। मैं आटा लगाकर रख दूंगी और सब्जियां काट दूंगी, भाभी डिनर बना लेंगी। तुम सुबह से काम कर रही हो, तुम अब आराम करो। तभी अपने कमरे से अपना लैपटॉप उठाए निधि आती है। ससुराल आपको जाना है प्राची दीदी? मैं अपने ससुराल में ही हूँ। मैं और मेरी सास अपनी ट्यूनिंग देख लेंगे। मम्मी जी आप रात का डिनर बना लो, बहुत काम होता है ऑफिस का। मुझसे डिनर नहीं बनेगा, मैं बर्तन कर दूंगी। उषा के साथ प्राची रसोई में जाती है और दोनों रात का डिनर बनाकर टेबल पर लगाती है। हाँ मम्मी, तो इसमें तो सोचने की क्या बात है, मैं अभी लगाता हूँ ना पापा को कॉल। बेटा कैसा है, और माँ कहाँ है? माँ की तबीयत तो ठीक है ना? अकेले माँ को छोड़कर चला गया अपनी बीवी के भरोसे, कहाँ ठीक होगी तेरी माँ, और तुझे फिक्र कहाँ है अपनी माँ की? ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? उषा तुम्हारा ध्यान नहीं रखती? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उषा क्या वही हो क्या तुम? और क्या सेवा करे पापा मम्मी सबकी, दिन भर सभी की सेवा में लगी रहती है। आप बताओ, आपको अपना घर याद नहीं आता? ऐसे क्या काम कर रहे हो आप? अब रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, छोड़ो सब कुछ और घर वापस आ जाओ। कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी, शादी के पहले पापा के साथ मेरे मोमेंट्स तो होने चाहिए ना। अरे यहाँ भी तो घर गृहस्थी है प्राची, मेरा मतलब है यहाँ भी तो काम धाम है ना बेटा। मैं आता हूँ, तो फिक्र मत करो। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। आज प्राची को देखने अंकित आता है। जाओ प्राची, अंकित जी को अपना कमरा दिखाओ। प्राची और अंकित कमरे में जाते हैं। इससे पहले कि आप कुछ भी सवाल करें या कुछ भी सोचे, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मुझे अपनी माँ को उनके ससुराल से आजाद करवाना है। क्या? हाँ, शायद आपके घर में औरतों को अच्छी ट्रीटमेंट मिलती होगी, पर मेरी माँ को ना अच्छी सास मिली ना अच्छी बहू। उनको बिना आजादी दिलाए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ। वैसे सच कहूँ तो मैं भी आपसे ऐसे ही कुछ कहने वाला था कि मुझे ये रिश्ता नहीं करना। घर वाले सोचते हैं लड़के की शादी कर दो वो सुधर जाएगा, लड़की उसके कपड़े संभाल कर रखेगी, उस वक्त पर खाना खिलाएगी, रात को उसका इंतजार करेगी। अरे भाई, बीवी कोई नौकरानी थोड़ी ना होती है। मुझे तो कोई ऐसी चाहिए जो मेरी दोस्त हो, जो मुझे डांटे ना कि मेरी सेवा करे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं नीचे ना कह दूंगा, पर हाँ दोस्ती रखनी पड़ेगी मुझसे। प्राची इस रिश्ते से तो बच जाती है, पर उसे एक नया दोस्त मिल जाता है अंकित के रूप में। और कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है जिस बारे में प्राची ने कभी नहीं सोचा था। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है प्राची, तुम मुझसे मिलने आ सकती हो क्या पार्क में? प्राची पार्क पहुंचती है। आई एम सो सॉरी, पर तुम्हारे पापा, मेरा एक दोस्त है जो मुंबई में रहता है, और अजीब सी बात देखो, उसी के फ्लैट में तुम्हारे पापा रेंट पर रह रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई और औरत है, उनकी फैमिली है,
इसलिए शायद वो वापस नहीं आना चाहते। उन्होंने तुम्हारी माँ से सिर्फ अपने पेरेंट्स की सेवा करवाने के लिए शादी की थी। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता। मुझे पता था ये बात मैं तुम्हें फोन पर बताऊंगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। और एक बात, तुम्हारी भाभी पहले ज्वाइंट कंपनी में काम करती थी। पहले? उनकी जॉब तो 8 महीने पहले ही जा चुकी है। मतलब कि 8 महीने से वो जॉब करने का ड्रामा कर रही है काम से बचने के लिए। अब तुम्हारे भाई को इस बारे में पता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर तुम्हारी मम्मी के साथ बहुत गलत हो रहा है। बहू ऑफिस का काम का बहाना करके घर का काम नहीं करती और सास की उम्र हो चुकी है। दादी जी ने तो पहले ही अपनी बहू को नौकरानी समझ रखा है। सास बन के हो या बहू बन के, आंटी जी की तो बैंड बज रही है और कुछ नहीं। बहुत हो गया मम्मी के साथ गलत। अब इस गलत को मैं सही करके रहूंगी, ये मेरा वादा है खुद से। एक हफ्ते बाद प्राची अपने परिवार के साथ मुंबई जाने का प्लान करती है। मुंबई? प्लीज राज, मना मत करना। और वैसे भी तुमने अगर मना कर दिया तब भी मैं जा रही हूँ। पहली बार तो दीदी ने पते की बात की है। अच्छा फिर ठीक है, मैं पापा को भी फोन कर देता हूँ, वो भी मुंबई आ जाएंगे। हर वक्त काम काम काम, इसी बहाने परिवार के साथ घूमने का मौका मिल जाएगा उन्हें। अब नहीं भैया, पापा से मैंने बात कर ली थी, उन्होंने बिल्कुल मना किया है अभी 20 दिनों के लिए उन्हें फोन करने से। वो क्या है ना, कोई बड़ा काम मिला है तो वो नहीं चाहती कि हम उन्हें फोन करके डिस्टर्ब करें, तो उन्हें बुलाने का कोई फायदा नहीं है। मेरे मनोज को परेशान मत करो तुम सब। मेरे लिए अच्छी अच्छी कॉटन की साड़ियाँ निकाल देना उषा, और हाँ, सफर का खाना साथ लेकर चलना। सभी निकल पड़ते हैं मुंबई के लिए। चाय चाय, कॉफी चाय, लेमन टी। भैया सभी को चाय दे दो। मुझे नहीं बेटा, मैं कहाँ बाहर का खाती हूँ, पता नहीं किस हाथ से चाय बना रहा है ये। ए बहू, दूध का पाउडर लेकर आई थी ना, तू मेरे लिए चाय बना दे, थर्मस में गर्म पानी है। राज बेटा, जरा बहू को कहना चाय बना दे। तुम दोनों तो छुट्टी लेकर आए हो, अब सफर में भी मैं ही काम करती रहूंगी तो मेरी कब छुट्टी होगी। निधि? हाँ हाँ, बना देती हूँ दादी जी। निधि चाय बनाकर अपनी दादी सास को देती है। हाथों के इस चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई। चाय पीते ही दादी कहती है, नॉर्मल पानी तो दे दो पीने के लिए, मीठे मुंह बैठी रहो कि दांत में कीड़े लग जाए। देती हूँ दादी जी, ये लीजिए बोतल। तो ठीक तो है राज की दुल्हन, मैं बोतल से पानी पीऊंगी क्या? गिलास लेकर आई होगी उषा, गिलास में भर कर दे। निधि दादी को पानी देकर जैसे ही बैठती है, दादी कहती है, अरे मुंह पोंछने के लिए रुमाल लेकर आई थी, रुमाल कहाँ है उषा बहू? आज मैं छुट्टी पर हूँ माँ जी, मैं सो रही हूँ, अपने पोते की बहू से जो काम करवाना हो करवा लीजिए। और ये कहकर उषा मुंह ढककर सो जाती है। पूरे रास्ते में बहू ये दे बहू वो दे। निधि की दादी सास उसका कचूबर निकाल देती है और फिर मुंबई स्टेशन पर उन्हें मिलता है अंकित। अरे आंटी, आप लोग मुंबई आ रहे थे? व्हाट अ कोइंसिडेंस। अंकित जी, कोइंसिडेंस का हम करे भी क्या, जब आपको हमारी ननद पसंद ही नहीं आई तो। उसके लिए तो आई एम सॉरी, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि जान पहचान खत्म हो जाएगी। आप लोगों को होटल में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त के यहाँ 2 फ्लैट है, एक तो रेंट पर है, दूसरे में मैं रुकने वाला हूँ। आप लोग भी मेरे साथ रुक जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके पहले कि कोई कुछ कहता पूछता, निधि अपना सामान लेकर अंकित के पीछे चल देती है। अब होटल के 3000 एक दिन के बच रहे थे तो क्या ही दिक्कत थी। सभी अंकित के फ्लैट में पहुंचते हैं। ये सामने वाला फ्लैट, इसी फ्लैट में अंकल अपनी दूसरी वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी है ना उसके साथ रहते हैं। आंटी, क्या करना है? अंदर जाकर धाबा बोलना है, सोसाइटी वालों की भीड़ इकट्ठी करनी है। अब जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। एक काम कर प्राची, अपना जींस टॉप दे दे मुझे, मैं भी जरा मॉडर्न बनूं, और उसके बाद हम सीधा सामने जाकर प्राची के पापा से कह देंगे कि मैं अब इस रिश्ते में नहीं रहूंगी। देखते हो क्या रिएक्शन आता है सामने से। ना इधर घर वालों को कुछ पता था और ना उधर वालों को। उषा जैसे ही जींस और क्रॉप टॉप पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलती है, उसकी सास से लेकर बहू सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सीधा सामने वाले फ्लैट में जाती है और बेल बजा देती है। दरवाजा खुलता है। मनोज, उषा तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? देखिए माँ जी, आपका प्यारा सुपुत्र इस घर में किसी औरत के साथ रहता है। काम नहीं, गृहस्थी बसानी थी ने किसी और सुंदर मॉडर्न औरत के साथ। ये सब क्या है मनोज? कौन है ये दूसरी औरत? तू तो बिल्कुल अपने बाप पे चला गया।
अरे माँ, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा ही है पापा। जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं ना, वो अंकित के दोस्त का है। और ये सारा प्लान मुंबई आने का हमने इसीलिए तो रचा था, ताकि हम आपको रंगे हाथों पकड़ सके। क्या किस्मत है ना मम्मी, तुम अपनी पसंद से लड़की लेकर आई भैया के लिए। अच्छी बात है, पर उस लड़की को मम्मी फूटी आंख राज ना आई। वो दिन भर सारे काम मम्मी से करवाती है। दूसरी तरफ पापा ने मम्मी को नौकरानी बनाकर रख दिया। वो यहाँ पर आराम से अपनी दूसरी लाइफ जी रहे हैं, और मेरी दादी, उसे मम्मी के आंसू कभी दिखे ही नहीं। आप सबके सब एक से बढ़कर एक है, और एक दूसरे को ही डिजर्व करते हैं। आज के बाद मेरी माँ उस घर में नहीं जाएगी और आपको तलाक देगी मिस्टर मनोज। ये क्या कह रही हो प्राची दी? मम्मी चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा? ये प्राची ना कुछ भी बोल रही है। उषा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम चली गई तो माँ को कौन देखेगा? मेरी गृहस्थी तो आखिर वही है ना। उषा को अब अंकित और प्राची का सपोर्ट मिल गया था। वो मनोज को डिवोर्स देकर अपनी बेटी के साथ अलग हो जाती है।